Assalamu alaikum everybody. Hope you are doing good. Today in this video lecture we are going to discuss about jurisdiction of the Supreme Court. Jurisdiction का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स है, सुप्रीम कोर्ट किन किन मुद्दों पर डिसीजन दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट किन किन इश्यूज पे डिसीजन प्रोनाउंस कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है दैट इज बाइंडिंग ऑन all the territories of India, that is binding on all the courts of India, that is binding on all the institutions of India. तो jurisdiction का अगर आप definition देखोगे, मैंने यहां पे लिखा है jurisdiction means the limits or territory within which the authority may be exercised. ठीक है, तो फर्क जैसे हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होता है विद इन द लिमिट्स, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दैट स्टेट, और अगर इनकेस कॉमन हाई कोर्ट होगा तो जो अदर एडजेसेंट यूटी होगी या अदर कोई स्टेट होगा उसका उन स्टेट्स या उन यूटीज का ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट के पास. लेकिन एज फार एज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट has very extensive jurisdiction and vast powers. ठीक है, और jurisdiction of the Supreme Court में हमें बेसिकली पढ़ना है powers of the Supreme Court, where Supreme Court can give its decision, what are the matters which the Supreme Court can take. As far as the jurisdiction of the Supreme Court is concerned, Constitution has conferred a very extensive jurisdiction to the Supreme Court. Constitution ने Supreme Court को vast powers दिए हैं ताकि justice prevail हो सके, प्लस जो legal disputes arise होते हैं between center and states वो भी solve हो. जो Supreme Court of India है, इससे पहले क्या था इंडिया में, व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश राज, यहां पे एक था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. लेकिन अगर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से उस वक्त अगर आप फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से मुतमईन नहीं हो, उसके डिसीजन से अगर आप मुतमईन नहीं, तो आपके पास एक ऑप्शन था उस वक्त फेडरल कोर्ट के अलावा, यू हैड द ऑप्शन ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल. British Privy Council was the highest court of appeal when India was under British Raj. ठीक है, लेकिन आज जैसे फॉर एग्जांपल लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट है आज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. इसी तरीके से when India was under British Raj, वहां पे था, एक थे हाई कोर्ट्स भी थे उस वक्त, लोअर कोर्ट्स भी थे, हाई कोर्ट्स भी थे, फेडरल कोर्ट भी था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, और फेडरल कोर्ट से बढ़कर था ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल. ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया. बट जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हैज सक्सीडेड ऑल दिस. सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट जस्ट सक्सीडेड, नॉट ओनली सक्सीडेड फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, एंड हेंस सुप्रीम कोर्ट जो है इट हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. ठीक है, अगर आप लोअर कोर्ट के डिसीजन से मुतमईन नहीं हो, हाई कोर्ट के डिसीजन से या ऑर्डर से मुतमईन नहीं हो, यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट court of appeal in India. Or apart from these powers, Supreme Court जो है it is the final interpreter of the Constitution. अगर Constitution में कोई चीज वेग है, कोई चीज implicit है, कोई चीज एक्सप्रेसिवली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए जो फाइनल अथॉरिटी है इट रेस्ट्स इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को, मैंने आपको ऑलरेडी कहा, अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड किया. ठीक है, उसको रीइंटरप्रेट किया है. इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास अनदर पावर है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का मुहाफिज है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इज द डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आपको व्हेन वी वर इन चैप्टर 2 जब हम डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स, तो उस वक्त आपने पढ़ा कि अगर किसी भी सिटीजन का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो सिटीजन कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स रेमेडी। तो इसी तरीके से, लेकिन अब nonetheless having these vast powers, this extensive jurisdiction, yet Supreme Court has to function within the limitations imposed by the Constitution। ठीक है, Supreme Court को भी within the limits of the Constitution चलना पड़ता है। बट एक चीज है, क्योंकि जो इसके पास पावर है इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उससे सुप्रीम कोर्ट को एक एज मिलती है। ठीक है, इट कैन इंटरप्रेट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इन एज पर देयर आइडियोलॉजी, बिकॉज जो आइडियोलॉजी होती है, जो बैकग्राउंड होता है जजेस का, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन पे या लॉज के इंटरप्रिटेशन पे। तो एज फार एज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न, ज्यूरिसडिक्शन क्या पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग। जैसे मैंने यहां पे लिखा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, रिट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, जुडिशियल रिव्यू है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। जुडिशियल रिव्यू, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कानून बनाया, कोई ऐसा ऑर्डर पास किया है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सुप्रीम कोर्ट, व्हाट सुप्रीम कोर्ट विल डू, सुप्रीम कोर्ट विल डिक्लेयर दैट लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वाइड, और उससे क्या होगा, वो लॉ या वो ऑर्डर एनफोर्स नहीं होगा। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन भी है सुप्रीम कोर्ट के पास एक ज्यूरिसडिक्शन, और अदर पावर्स भी है। अदर पावर्स में आता है फॉर एग्जांपल जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, उनमें अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट हैज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन सच इश्यूज। ठीक है, और इसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन पहले दिया है, नाउ सुप्रीम कोर्ट वांट्स टू रिवाइज, टू रिव्यू द डिसीजन, इट कैन डू दैट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे गोलकनाथ केस में हुआ, गोलकनाथ केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी एब्रिजेड, लेकिन फिर गोलकनाथ केस था 1967 में, देन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट हैज रिव्यूड बेसिकली द गोलकनाथ केस। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट हो सकते हैं बट या एब्रिज हो सकते हैं विदाउट चेंजिंग द सॉरी नॉट वायलेट, आपके फंडामेंटल राइट्स चेंज हो सकते हैं बट विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनको हम अब अलग अलग से पढ़ेंगे। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या है, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है जो आपको ऑलरेडी मालूम भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन आपको ऑलरेडी मालूम है, प्लस अदर पावर्स भी हम देखेंगे। हाँ, तो एज फॉर एज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाँ, ये जो आई फॉरगेट वन थिंग टू टेल यू, जो कृष्णा स्वामी अय्यर था जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर था, उन्होंने कहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे कमेंट करते हुए ही सेड दैट, आई कोट हिम, दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज मोर पावर्स देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। हम पहले देखेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को। या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है क्या? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का सिंपल वर्ड्स में मतलब यह है, अगर कोई केस है जिसमें फेडरल डिस्प्यूट है, फेडरल डिस्प्यूट का मतलब है सेंटर और स्टेट के दरमियान कोई डिस्प्यूट है या स्टेट विद इन स्टेट्स के दरमियान कोई डिस्प्यूट है, तो उसको खाली सॉल्व कर सकता है
सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज इसको ये एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। यहां से ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से मुराद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर कोई फेडरल डिस्प्यूट होगा, फेडरल डिस्प्यूट मतलब कोई डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग सेंटर एंड स्टेट्स और इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टेट्स, उसको उस डिस्प्यूट को कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, ना लोअर कोर्ट डिसाइड कर सकता है, ना हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है, खाली सुप्रीम कोर्ट हैज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड द फेडरल केसेस, टू डिसाइड द फेडरल डिस्प्यूट्स। ठीक है, फेडरल डिस्प्यूट्स। हां, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब यह है कि फेडरल डिस्प्यूट के केसेस जो है वो खाली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है। लोअर कोर्ट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है टू डिसाइड द फेडरल डिस्प्यूट्स। हाई कोर्ट के पास भी कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, कोई पावर नहीं है टू डिसाइड ऑन द फेडरल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग सेंटर एंड स्टेट्स और एट टाइम्स इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टेट्स। तो ये फेडरल डिस्प्यूट्स का नेचर क्या हो सकता है? कोई डिस्प्यूट हो सकता है वो सेंटर और स्टेट के दरमियान, सेंटर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, और बिटवीन सेंटर ऑन वन हैंड एंड स्टेट, वन स्टेट ऑन अनदर हैंड। दूसरा हो सकता है बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन स्टेट्स और अमंगस्ट द स्टेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र और गुजरात के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो सकता है वाटर शेयरिंग पे या फॉर एग्जांपल लैंड पे। ठीक है, लैंड जो टेरिटरी है उस पे। लेकिन आपको यहां पे एक चीज याद रखना, अगर स्टेट्स के दरमियान वाटर पे डिस्प्यूट होगा वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता है, उसके लिए बेसिकली वाटर ट्रिब्यूनल्स बनते हैं अलग से ही। हां, फेडरल डिस्प्यूट्स, क्योंकि फेडरल कंट्री जो होती है जहां पे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है between states and between the central government and the respective states, तो वहां पे फेडरल डिस्प्यूट जो है, लीगल डिस्प्यूट जो है लीगल डिस्प्यूट आर बाउंड टू अराइज। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ज्यादा कोई ऐसा लॉ बनाएगी जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर मिलेगा किसी चीज पे। ठीक है, तो वहां पे एक लीगल डिस्प्यूट अराइज होगा। तो ऐसे डिस्प्यूट जो इन्वॉल्व करते हैं सेंटर और स्टेट, या बिटवीन और अमंगस्ट द स्टेट्स, या सेंटर एंड स्टेट ऑन द वन साइड एंड मेनी अदर स्टेट्स ऑन द अदर साइड, तो ऐसे सारे जो डिस्प्यूट्स है वो उनको हम कहते हैं फेडरल डिस्प्यूट्स। और इन फेडरल, एज फार एज द फेडरल डिस्प्यूट्स आर कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट हैज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी कोर्ट ऐसे डिस्प्यूट्स को डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, ना हाई कोर्ट ना लोअर कोर्ट। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ये जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ये है एक्सक्लूसिव इन नेचर, एक्सक्लूसिव इन नेचर। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इज एक्सक्लूसिव इन नेचर। अभी एक्सक्लूसिव क्या है? एक्सक्लूसिव का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा फेडरल डिस्प्यूट्स को ना हाई कोर्ट सुन सकता है ना लोअर कोर्ट सुन सकता है, ना हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है ना लोअर कोर्ट डिसाइड कर सकता है। खाली जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ये एक्सक्लूसिव, इट इज एक्सक्लूसिव टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो और ओरिजिनली किस सेंस में? ओरिजिनल इस सेंस में है कि सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फेडरल डिस्प्यूट्स in the first instance। ठीक है, you do not need go to the lower court, to the high court। ठीक है, it was all about original jurisdiction। और original jurisdiction में क्या आते हैं? ऐसे केसेस जो फेडरल, जिनमें फेडरल डिस्प्यूट्स होंगे वो खाली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है। ठीक है, और ये फेडरल डिस्प्यूट्स क्या किन के दरमियान हो सकते हैं? सेंटर और स्टेट के दरमियान, अमंगस्ट द स्टेट्स हो सकते हैं। ठीक है, या सेंटर एंड स्टेट ऑन द वन साइड एंड मेनी अदर स्टेट्स ऑन द अदर साइड। दिस इज ऑल अबाउट ओरिजिनल jurisdiction of the Supreme Court। और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आपको क्या रखना है यार? इट इज एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक्सक्लूसिव क्यों है? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के अलावा
फेडरल डिस्प्यूट्स को कोई भी कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता, ना हाई कोर्ट ना लोअर कोर्ट। दूसरा जो ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है दैट इज रिट ज्यूरिसडिक्शन। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट is the guardian of the constitution. Supreme Court is the defender, guardian, guarantor of the fundamental rights. तो तभी अगर आपका कोई भी जो जैसे हमने पढ़ा चैप्टर 2 में when we were discussing fundamental rights, when we had जब फिजिकल ट्रेडिशनल क्लासेस होते थे, फिजिकल इंटरेक्शन होती थी, तो उस वक्त हमने पढ़ा कि अगर किसी भी सिटीजन का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो the aggrieved citizen can directly move to the Supreme Court for its remedy, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है? सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स, सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू ऑर्डर्स इन द फॉर्म ऑफ रिट्स, कैन इश्यू ऑर्डर्स इन द फॉर्म ऑफ रिट्स, ठीक है। रिट्स क्या होती है? डायरेक्शन होता है, ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे हाबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोररी, ठीक है, को वारंटो, प्रोहिबिशन, जो डिफरेंट रिट्स है सुप्रीम कोर्ट के पास विच आर इश्यूड टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। जैसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव क्यों है? बिकॉज जो फेडरल डिस्प्यूट्स है उनको दे के नॉट बी डिसाइडेड बाय एनी अदर कोर्ट other than Supreme Court, ठीक है। They cannot be, federal disputes are not supposed to be decided by high courts and lower courts. लेकिन ये जो writ jurisdiction है it is not exclusive, it is not exclusive. When I say it is not exclusive, इसका मतलब यह है कि high courts भी writs issue करते हैं, ठीक है। High courts also issue the writs, high courts also issue the orders in the form of writs, ठीक है। तो तभी मैं कहता हूं कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है दैट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज वी हैव हाई कोर्ट्स हु आल्सो इश्यू द रिट्स, ठीक है। देखिए अगर किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो उस सिटीजन के पास चॉइस है, उसके पास ऑप्शन है। सिटीजन हैज एन ऑप्शन और चॉइस आइदर टू मूव टू द हाई कोर्ट और टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अगर हाई कोर्ट के पास भी जाएगा तो हाई कोर्ट कैन आल्सो इशू ऑर्डर्स इन द फॉर्म ऑफ रिट्स टू एनफोर्स टू बेसिकली रिस्टोर द फंडामेंटल राइट्स, और सुप्रीम कोर्ट भी। तो तभी मैं कहता हूं यहां पे ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इट इज नॉट एक्सक्लूसिव बिकॉज यहां पे नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स बट ऑल्सो हाई कोर्ट्स कैन ऑल्सो इशू रिट्स, ठीक है, टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स। जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, writ jurisdiction of the high courts is wider than supreme court. Writ jurisdiction of high courts is wider than supreme court. अब मसला है ये रिट ज्यूरिसडिक्शन जो हाई कोर्ट्स के पास है वो क्यों वाइडर है देन द सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि मसला ये सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स ओनली इन केस आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, लेकिन हाई कोर्ट इश्यू कर सकता है रिट्स इन बोथ। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होगा हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स, अगर आपका कोई लीगल राइट, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है वो वायलेट हुआ हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स। तो दैट इज व्हाई इट सेड कि रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो और रिट ज्यूरिसडिक्शन में आपको क्या याद रखना कि ये इट इज नॉट एक्सक्लूसिव, ठीक है, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज क्योंकि हाई कोर्ट्स के पास भी पावर है, हाई कोर्ट्स भी रिट इश्यू कर सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट कहां पे कर सकता है? खाली इन केस फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। लेकिन हाई कोर्ट्स कहां पे कर सकते हैं? हाई कोर्ट्स कर सकते हैं दोनों, इन बोथ केसेस वायर इन योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड प्लस जहां पे आपका लीगल राइट भी वायलेट होगा, हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इश्यू रिट्स।
तीसरा जो ज्यूरिसडिक्शन है, इट इज अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। देखिए, अगर आप लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट के डिसीजन या ऑर्डर से मुतमईन नहीं हो, इफ यू डिसएग्री विद देम, यू कैन मूव, यू कैन अपील in the Supreme Court. So that is why Supreme Court is the highest court of appeal. और pre-independence era में शब्द क्या था? Pre-independence में यहाँ पे हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स भी थे, हाई कोर्ट्स भी थे, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भी था और ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल भी था। तो अगर आप हाई कोर्ट या फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से के डिसीजन या ऑर्डर से मुतमईन नहीं थे उस वक्त, तो यू हैड द ऑप्शन तो अपील इन द ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। ठीक है, वो मैं बात कर रहा हूं प्री इंडिपेंडेंस एरा में। लेकिन आज है इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन और ऑर्डर्स ऑफ द लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट, यू हैव द ऑप्शन, यू हैव द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अगर फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया होगा या हाई कोर्ट फॉर एग्जांपल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसमें यू हैव गॉट द कंफर्मेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट दैट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड इट नीड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चाहे ये फॉर एग्जांपल आपको इंटरप्रिटेशन करनी होगी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी लॉ के प्रोविजन में, ठीक है, तो यहां पे आप मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरीके से जो लोअर कोर्ट्स क्रिमिनल केसेस में डेथ सेंटेंस देते हैं, ठीक है, वहां पे भी आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, सो दिस इज द अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। या कहीं पे भी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द decisions or orders of the lower court or the high court, you can move to the supreme court. ठीक है, you can appeal in the office of the supreme court. So this was all about appellate jurisdiction. चौथा जो jurisdiction है, it is known as advisory jurisdiction. हाँ, एडवाइजरी से आपको मालूम ही होगा एडवाइजरी से क्या मुराद है। ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन एडवाइस। ठीक है, तो देखिए एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में क्या है, सुप्रीम कोर्ट एंजॉयज द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर विच इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स एडवाइस। ठीक है, कोई भी मैटर जो हो विच इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर विच इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स एडवाइस। ठीक है, फॉर इट्स लीगल ओपिनियन। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा मैटर हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की जरूरत हो, ठीक है, एनी मैटर विच रिक्वायर्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मैटर कैन ऑल्सो बी रेफर्ड to the Supreme Court by the President for its advice. ठीक है, matters requiring constitutional interpretation. हाँ, so there are two aspects wherein president can refer any matter to the Supreme Court for its advice. एक ये कि if a matter is having public importance, president can refer, president उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है फॉर इट्स एडवाइस। इस तरीके से कोई मैटर जो होगा, कोई चीज जो होगा जिसमें विच रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, दैट कैन बी also sent to the Supreme Court for its advice. यहां पे लेकिन एक चीज है, Supreme Court it is not binding upon the Supreme Court to give advice. ठीक है,
it is not binding upon the Supreme Court to give advice, and at the same time it is not the advice tendered by the Supreme Court is not binding upon the president. हाँ, दो चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो दे सकता है एडवाइस ऑन दीज मैटर्स इन्वॉल्विंग पब्लिक इंपॉर्टेंस, matters having public importance or matters requiring constitutional interpretation, और प्लस अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी भी है, दैट एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट। ठीक है, दैट एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट से यहां पे मुराद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो अब मसला है कि अगर वो देश, अगर उनके पास ये ताकत है कि दे कैन डिनाई द एडवाइस और दे कैन गिव, और प्रेसिडेंट को भी और प्रेसिडेंट के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है, तो व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ सच फिनोमिना। ठीक है, इट हैज, ठीक है, इसका क्या यूज है? इट हैज इंपॉर्टेंस इन टू वेज। एक ये कि गवर्नमेंट गेट्स लीगल ओपिनियन। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को मिल जाती है लीगल ओपिनियन ऑन एनी इश्यू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। दूसरा, वंस द सुप्रीम कोर्ट टेंडर्स इट्स एडवाइस टू एनी इश्यू, तो गवर्नमेंट कैन set a suitable change in its legislation। ठीक है, गवर्नमेंट उससे क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट कैन legislate the laws accordingly or keeping in view the advice of the Supreme Court। ठीक है, और जो लीगल ओपिनियन इससे बनती है, इससे बेसिकली क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट्स को फ्यूचर में कुछ एक्ट्स करने होंगे, जो गवर्नमेंट को कुछ एक्ट्स लाने होंगे या कुछ बिल्स पास करने होंगे, that can be modeled on the legal opinion of the Supreme Court। ठीक है, so this was about the advisory jurisdiction। ठीक है, और advisory jurisdiction में शाबाश प्रेसिडेंट रेफर कर सकता है, प्रेसिडेंट भेज सकता है कुछ ऐसे मैटर्स जो कि विच आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, या wherever anything needs कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, वो सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, इससे क्या होता है, बेसिकली लीगल ओपिनियन बन जाती है। लीगल ओपिनियन फिर गवर्नमेंट टेक्स इनटू अकाउंट व्हाइल फॉर्मुलेटिंग लॉज, एनेक्टिंग लॉज। और दूसरा चीज जो इससे होता है वो ये है कि गवर्नमेंट कैन मेक सुटेबल चेंजेस in its legislation। ठीक है, while drafting a bill, government can make suitable changes before taking any action on any matter। हाँ, द फिफ्थ jurisdiction enjoyed by the Supreme Court is judicial review। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू से मुराद यह है, जुडिशियल रिव्यू में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट सीज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ legislations and executive orders। In judicial review, Supreme Court examines the constitutionality of legislations and executive orders। For example, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है, सुप्रीम कोर्ट को अंडर जुडिशियल रिव्यू में क्या करना होगा? सुप्रीम कोर्ट हैज टू सी वेदर दैट ऑर्डर, दैट लॉ और दैट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा कि इट इज अल्ट्रा वायरस का मतलब है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, इफ दैट लेजिस्लेशन, इफ दैट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल के खिलाफ होगा, या कॉन्स्टिट्यूशनल का जो डिफाइंड डॉक्ट्रिन है, जो लिमिटेशन है उनसे बाहर होगा, तो व्हाट सुप्रीम कोर्ट विल डू? सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर अंडर जुडिशियल रिव्यू टू डिक्लेयर दैट लॉ, टू डिक्लेयर दैट ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और null and void।
or once any law is declared unconstitutional and null and void by Supreme Court, that law is not enforced. ठीक है, और ये भी जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट्स भी कर सकते हैं. ठीक है, हाई कोर्ट्स आल्सो डू हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू में आप क्या समझना है कि अगर पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बनाया हो या एग्जीक्यूटिव ने कोई ऑर्डर पास किया हो, अगर वो ऑर्डर या अगर वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर दैट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वाइड, और उससे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नल एंड वाइड डिक्लेयर करने से वो लॉ फिर एनफोर्स नहीं होगा. ठीक है, जो छठा जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट पे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन. सुप्रीम कोर्ट जो है, इट कैन गिव द फाइनल वर्जन ऑफ द प्रोविजंस रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट कैन गिव फाइनल वर्जन ऑफ द प्रोविजंस. सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट कैन से, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेग मैटर है, अगर किसी चीज को एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इंटरप्रेट such things. ठीक है, और such provisions. तो सुप्रीम कोर्ट कैन बेसिकली गिव अस द फाइनल वर्जन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जैसे डिफरेंट डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने यूज किए हैं टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जैसे राइट टू लाइफ को एक्सपेंड किया है, राइट टू लाइफ को री इंटरप्रेट किया है. ठीक है, अब हम देखेंगे जो अदर पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के. अदर पावर्स, as far as the other powers of the Supreme Court are concerned, उनमें आता है ये कि if any dispute arises regarding the election of the president and vice president, the final authority is Supreme Court to decide on such issues. ठीक है, disputes regarding election of प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. हाँ, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, कोई भी डाउट अराइज हुआ, तो उस ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई डिसीजन दिया है या कोई जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट इज जजमेंट्स. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट can review its judgments या हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, इट इज अ सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी. सुप्रीम कोर्ट इज अ सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी. सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी से क्या मतलब है, या रिव्यू, जजमेंट का रिव्यू करने से क्या मतलब है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई जजमेंट दिया है, लेकिन आजकल के कंटेक्स्ट में वो जजमेंट सुटेबल नहीं है, और फॉर एंश्योरिंग जस्टिस, फॉर एंश्योरिंग दैट द जस्टिस शुड प्रिवेल, सुप्रीम कोर्ट कैन डिपार्ट फ्रॉम दैट जजमेंट. सुप्रीम कोर्ट कैन बेसिकली डिपार्ट फ्रॉम दैट जजमेंट. Supreme Court cannot take their judgment into view. ठीक है, Supreme Court can basically review their judgment for the interest of the justice and the public interest. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि गोलकनाथ केस जो है, गोलकनाथ केस 1967, और इस तरीके से जो केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती केस 1973. देखिए, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी चेंज्ड. गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी चेंज्ड.
जो कि 1967 में हुआ था गोरखनाथ केस। और 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ फंडामेंटल राइट्स आपके चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज हाउ सुप्रीम कोर्ट बेसिकली रिव्यूज इट्स अर्लियर जजमेंट्स, हाउ सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज ए सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी, ठीक है। So before concluding, let's have a brief relook what we have done so far। आज हमने पढ़ा है jurisdiction of the Supreme Court, ठीक है। jurisdiction से क्या मुराद है? पावर क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। अथॉरिटी क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास। और एज फार एज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, रिट ज्यूरिसडिक्शन है, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। और इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है जुडिशरी और अदर पावर्स जो है। और वहां पे मैंने आपको कहा कि जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इज एक्सक्लूसिव टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो फेडरल डिस्प्यूट्स होते हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के दरमियान तजाद होगा, वो डिस्प्यूट्स खाली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है। तो दैट इज वाई जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है इट इज एक्सक्लूसिव टू द सुप्रीम कोर्ट। और देन हमने देखा रिट ज्यूरिसडिक्शन में मैंने कहा आपको कि रिट ज्यूरिसडिक्शन एक्सक्लूसिव नहीं है, बिकॉज रिट कैन बी इशूड बाय हाई कोर्ट्स एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट्स का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन का पावर है दैट इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली इन दोज सर्कमस्टेंसेस। अगर आपका फंडामेंटल राइट एज वेल एज लीगल राइट वायलेट हुआ तो हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो देन हमने पढ़ा एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, जहां पे हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दी, हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दी और आप उससे मुतमईन नहीं हो तो आप यू कैन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में आपको यू हैव टू गेट द कंफर्मेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट। तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में मैंने कहा कि गवर्नमेंट सीक्स लीगल ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन डिफरेंट मैटर्स इन्वॉल्विंग मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, या जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना होगा वहां पे गवर्नमेंट सीक्स द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली प्रेसिडेंट सीक्स द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देन जुडिशियल रिव्यू जो आपको मालूम है, और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इंटरप्रिटेशन करना होगा। और अदर पावर्स में आपने पढ़ा कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट हो, वो उसको सॉल्व कर सकता है खाली सुप्रीम कोर्ट। और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई फैसला दिया है, दैट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रिव्यू कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहां पे ऐसा किया है, जैसे केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट डिपार्टेड फ्रॉम गोरखनाथ केस ऑफ 1967, ठीक है। सो अगर आपको कहीं पे भी आज के लेक्चर में कहीं पे भी डाउट है, कहीं पे भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, यू कैन राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।